नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान में संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून का सत्र शुरू होने वाला है। कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी होगी, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन उसी बीच जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको उठा लिया गया है अनशन से 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। जबरदस्ती किया गया, ऐसी खबर आ रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा। कल तक एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन की, कांग्रेस समेत, वो ज्यादातर उनके समर्थन में साथ में सामने आ गई थी। अखिलेश जी भी आ गए थे, कांग्रेस भी आ गई थी, अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। अरविंद केजरीवाल तो खुद पहुंच गए थे। और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ कि सोनम वांगचुक को अस्पताल भेज दिया गया है ताकि उनका स्वास्थ्य पर नियंत्रण किया जा सके, नजर रखी जा सके। कोर्ट ने भी, अदालत ने भी कहा था कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई शर्तों को मानने की बात या अनशन खत्म करने की बात है वो अभी नहीं हुई है। दूसरी तरफ डिलिमिटेशन को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, और एक वो बड़ा बिल जिसमें 30 दिन जेल में रहने पर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की जो पद था वो जा सकता था, नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, उस बिल को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि उस बिल को अभी विड्रॉ कर लिया गया एक तरह से, मतलब उस पर इस सेशन में बात नहीं होगी। इन सब पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की और दुनिया की राजनीति को लंबी चर्चा करने पर ध्यान रखने वाले, गंभीर तरीके से बात करने वाले हमारे मित्र आशुतोष जी के साथ। अनकट विद आशुतोष में आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम बात करते हैं। आशुतोष जी इस वक्त हिंदुस्तान से बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे आग्रह पर वो हमारे साथ है। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदुस्तान की राजनीति पर आप हिंदुस्तान से दूर रहकर भी नजर रखते हैं, और इतना तड़के तड़के आपको हमने परेशान किया। सर, बड़ी खबर तो यही है, मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक साहब को उठा लिया गया है, हॉस्पिटल भेज दिया गया। आप कैसे देखते हैं जो पिछले 20 दिन से चल रहा है और जो पूरा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया? देखिए, सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को जो हटाया गया है, ये एक तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसके काम करने का जो तरीका है उसको रिफ्लेक्ट करता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे जंतर मंतर पर, और 2011 में उस वक्त अगर आप देखें तो तीसरे दिन ही, अन्ना हजारे के अनशन पर बैठने के तीसरे दिन ही, उस वक्त की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी या जो सोनिया गांधी के स्तर पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया हुई थी, जो अनशनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनसे संपर्क कर लिया गया था, उनसे बातचीत शुरू हो गई थी, और पांचवें छठे दिन लगभग उनकी मांगों पर एक तरीके से सहमति भी हो गई थी और एक कमेटी भी बन गई थी, और उसके बाद अन्ना हजारे अपने अनशन से उठ गए थे। उसी तरीके से अगर आप देखें तो रामलीला मैदान पर भी अन्ना हजारे तकरीबन 13 दिन अनशन पर थे वो। हालांकि अनशन शुरू करने के पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिला था उसके बाद उनको जेल से छोड़ना पड़ा और फिर वो अनशन पर जाकर बैठे। लेकिन अनशन के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सरकार ने एक बार फिर उनसे संपर्क किया था, और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित करके जो उनकी मांग थी उस मांग पर कार्रवाई करने का एक तरीके से वायदा किया गया था। यहाँ पे सोनम वांगचुक अगर आप देखें तो 20 दिन अनशन पर बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ना सरकार की तरफ से उनसे किसी तरीके का संपर्क करने की कोशिश की गई। उल्टे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए, जो भी फोर्स फीडिंग अगर करनी है तो आपको उनको करना चाहिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस उनको उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई है, और वहां पे जाहिर सी बात है उनको फोर्स फीडिंग की जाएगी या उनको अनशन को तोड़वाने की कोशिश की जाएगी। अभी ये स्पष्ट नहीं कि अनशन दरअसल वो तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो ये जो तरीका है सरकार का, जिसको लेके सरकार की आलोचना भी हो रही कि भाई एक आदमी अगर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उसकी जान को खतरा हो रहा है, लेकिन सरकार ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सरकार ने उनसे किसी तरीके के संपर्क करने की कोशिश नहीं की, सरकार ने उनके वायदों को मानने, उनकी जो मांगे हैं उनको मानने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये जो सरकार का रवैया है, ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त बातचीत कई राउंड की हुई उनके बीच में, सरकार के बीच में और उनके बीच में हुई, लेकिन 1.25 साल तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, धरने पर वो बैठे रहे, और उस बीच सैकड़ों किसानों की, जैसा कि दावा किया गया, किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। फाइनली जब सरकार को ये लगा कि राजनीतिक तौर पर भी उनको नुकसान हो सकता है, किसान बड़े पैमाने पर बीजेपी से या सरकार से नाराज हो सकते हैं, तब जाके
नरेंद्र मोदी साहब का वो ऐलान हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, अब हम इस बिल को, इस जो कानून है इसको वापस लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल टिपिकल, मैं बीजेपी की बात नहीं कहूँ, ये टिपिकल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे उनके काम करने का तरीका है। आप दबाव में उनसे किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करा सकते। आमरण अनशन करिए या जो भी करना हो करिए। अगर कोई ये सोचता हो कि आमरण अनशन करके या धरना प्रदर्शन करके या लंबा कोई दबाव डाल के वो नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री से कोई काम करवा सकते हैं, अपनी मांगों को बनवा सकते हैं, तो वो, जिसे हिंदी अंग्रेजी का शब्द है फूल्स पैराडाइज, तो शायद किसी मूर्खों के स्वर्ग में वो रह रहे हैं। सरकार रिएक्ट तभी करती है जब उसको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कोई फायदा या नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान होने की बात होती है तब सरकार अपने स्तर पर उसको रिएक्ट करती है। तो एक तरीके से ये सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन था वो सरकार की कार्यप्रणाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अंदाज, उसको एक तरीके से अंडरलाइन और डिफाइन करती है। सर लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा इस सरकार पर, सोनम वांगचुक पर, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा कि राजनीतिक आंदोलन या जो भी आंदोलन होते हैं, सरकारें मोटे तौर पर ऐसा ही बिहेव करती है, अलग अलग तरीके से। आपने ठीक कहा, अन्ना आंदोलन में जैसे यूपीए सरकार ने पहल भी की थी, और एक बार का तो मुझे याद आता है कि प्रणब मुखर्जी पहुंच गए थे एयरपोर्ट कुछ लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उसी सरकार ने वो रामदेव को रात को 12 बजे रामलीला मैदान से भागना पड़ा था, वो भी घटना हुई। और भी घटनाएं होती है, मुझे तो उस समय का भी याद है, इमरजेंसी के वक्त का, कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो रेलवे का एक बड़ा आंदोलन चला था। ऐसे तमाम आंदोलन हैं। ये ओवरऑल आपको सही, आपने जो बात कही कि सभी सरकारें राजनीतिक तौर पे नफे नुकसान के तौर पर देखती हैं आंदोलन को, कि उससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, उसी पर निर्णय करते हैं, उसका मांगों से कोई संबंध नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गैर जायज तरीके से बैठे हुए, फिर सरकार में कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट है, और अब सामने आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पर आ गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको लेकर उनको बैठना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक का मूलतः ऐसी कोई योजना नहीं थी कि आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये आंदोलन या जो धरना प्रदर्शन है, जो भी आप कहिए इसको, वो दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का एक इनिशिएटिव था। जब उन्होंने एक सैटारिकल अकाउंट खोला इंस्टाग्राम पे, और उस पर जब 2 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर तकरीबन 3 करोड़ या 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज करा दी, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको बड़ा एनकरेजमेंट मिला। फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। फिर वो 2-3 और शहरों में गए, जयपुर गए, पुणे गए, वहाँ भी कोई बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। तब उनको लगा कि अब इसमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तब वो जंतर मंतर पर आके उन्होंने एक तरीके से अपना खूंटा गाड़ दिया और वहाँ अनशन करने की बात की। इस दौरान सोनम वांगचुक वहाँ आए और फिर अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन पर बैठने वाला हूँ। तो कोई बड़ी तैयारी इसके पीछे रही हो, कोई बड़ी योजना के तहत आके बैठे हो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये उनका एक इम्पल्सिव डिसीजन था। और आप इसे गलत निर्णय मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को बनवाने के लिए अगर कोई आदमी आमरण अनशन में बैठा हो तो मैं उसको गलत निर्णय नहीं मानता हूँ। लेकिन एक मेजर करते हैं ना सब लोग, आंदोलनकारी भी पूरी चीज को मेजर करते हैं कि भाई क्या इसका नतीजा होगा, या कहाँ आंदोलन को हम ले जाना चाहते हैं, या कैसे इसकी तैयारी है। एक जल्दी जो इम्पल्सिव आप कह रहे हैं उसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक इम्पल्सिव डिसीजन था जिसमें जल्दी में थोड़ा कर लिया गया। हाँ, जिसमें तैयारी का अभाव दिखाई पड़ता था, लॉन्ग टर्म योजना का भी एक अभाव उसमें दिखाई पड़ता था। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जब पहली बार जंतर मंतर पर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था शाम 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर आंदोलन बढ़ा कर देंगे, फिर 1 हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो वो कर देंगे। जो आदमी नरेंद्र मोदी सरकार को समझता है, जानता है, वो जानता है कि आप दबाव डाल के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते या किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। एक तरीके से मुझे ये लगता है कि सोनम वांगचुक ने ये आमरण अनशन करके धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर को एक नई दिशा दे दी है। अब सरकार कतई ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की वजह से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित कर दिया, ऐसा है? एकदम बिल्कुल। मैं इस बारे में काफी कन्विंस। हाँ, प्रधानमंत्री जी को ये लगेगा कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान को सरकार में रहना है, मंत्री बने रहना है, तो अपने स्तर पर कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो ये संदेश बिल्कुल नहीं देंगे कि दरअसल सोनम वांगचुक के
धरने पर बैठने की वजह से, आमरण अनशन करने की वजह से सरकार दबाव में आई, सरकार ने फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। ये मैसेज वो बिल्कुल नहीं देंगे, या बिल्कुल स्पष्ट रहिए। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ही नहीं, बिल्कुल स्टाइल। एक चीज और समझाइए सर कि ये जो नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात हुई, जो अपोजिशन पार्टी थी, क्या वो भी नापतोल करती रही इतने समय? कोई नहीं आया, अभी 2 दिन में ही आखिर में अलग अलग पार्टियां वहां पर आई। क्या उनको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, या वो कॉकरोच जनता पार्टी या जो भी समझती उस वजह से दूर रही? अगर शुरू से पार्टियां आ जाती तो शायद दबाव बढ़ जाता। देखिए, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है, पीड़ादायक भी है। इसलिए पीड़ादायक है, आप किसी की मांगों से सहमत हुई या असहमत हुई, ये इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार दूरियां बना रहे थे, तो इसका मतलब ये कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत का जो लोकतांत्रिक इम्पल्स है, उसमें कुछ बदलाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग दिल्ली आए और मैंने कहा ना कि कोई तैयारी नहीं की, अगर आने के पहले या अनशन करने के पहले अगर उन्होंने विपक्ष की नेताओं को अगर से संपर्क किया होता, उनसे बातचीत की होती, उनसे किसी लिया होता, प्रणाली पर चर्चा की होती, कोई बातचीत की होती, तो अलग तरीके का समर्थन की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन आपने पूरे आंदोलन को अपने स्तर पर कोई और क्रेडिट ना ले, ये आपने पूरी कोशिश की। ये मैं कॉकरोच जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है, मेरी एक रीडिंग इस तरीके समझ ना। दूसरी बात क्या है कि विपक्ष को ये मन में संदेह शुरू से था, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई नहीं है, कि दरअसल ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा आंदोलन है या अनशन है, ये दरअसल विपक्ष से एक बहुत बड़े मुद्दे को छीनने की एक कोशिश है। और उनके मन में ये भी था कि जो सरकार किसी भी 2 व्यक्ति को भी या 2 आदमियों को भी या 3 आदमियों को भी कहीं भी अनशन की इजाजत नहीं देती, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है, वो अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पे जाके उनको परमिशन दे देते कि आप जाइए जंतर मंतर पर अनशन करिए। तो विपक्ष के मन में ये संदेह शुरू से था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं, मैं स्पॉन्सर्ड सबका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश का नतीजा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शुरुआत में किसी भी विपक्षी दल ने इनके साथ संपर्क करने की कोशिश नहीं की, और इन लोगों ने उस तरीके से आह्वान भी नहीं किया। जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी तकरीबन 17वें दिन, और जब ये लगा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, तब विपक्ष के नेताओं ने आना वहां शुरू किया। अरविंद केजरीवाल गए, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की पत्नी वहां पे गई, और फाइनली जब कांग्रेस पार्टी को भी ये लगा कि अगर अब हमने पहल नहीं की या हमने अगर समर्थन नहीं दिया तो हो सकता है हमें नुकसान हो, तब पवन खेड़ा वहां पे पहुंचे। लेकिन बार बार जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन के दौरान कि राहुल गांधी अगर आ जाए तो हम अनशन तोड़ सकते हैं। अब ये अद्भुत स्थिति थी। अद्भुत स्थिति इसलिए थी क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई पहल हो जाए, सरकार का कोई मंत्री आ जाए, सरकार का कोई नुमाइंदा आ जाए, तो वो अनशन तोड़ देंगे। राहुल गांधी का इस अनशन से कोई लेना देना नहीं। आपका जो सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन था, ये कोई राहुल गांधी से कोई डिमांड तो की नहीं थी, विपक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं था, आपने अपने स्तर पर किया था। लेकिन ये बात फैलाएगी कि राहुल गांधी अगर आ जाए तो फिर हम अनशन तोड़ देंगे। तो विपक्ष के मन में पहले से संदेह था और अभी भी संदेह है। लेकिन आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं, आप जानते हैं हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं हुआ तब तक हम कैसे। आप आंदोलनों के साथ जुड़े रहे तो एक अंडरस्टैंडिंग में भी समझ में आता कि किसको, क्योंकि आगे पीछे कौन है, ये बहुत सारे आंदोलनों में हमने देखा है कि वो अलग अलग तरीके से। देखिए, कोई भी जमीनी आंदोलन हो उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, वो तो ठीक बात है। हाँ, वो कोई कभी सरकार को फायदा नहीं होता। तो राहुल जी आ जाते तो क्या दिक्कत होती, क्या नुकसान? मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है, नहीं कई बार ऐसा होता है कि आंदोलनों में जब सरकारें जिद कर लेती है और उसको खत्म करना हो तो दूसरा कोई बड़ा, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो आ जाते, कहते हैं भाई हम लड़ेंगे इस लड़ाई को, आप इसको खत्म करिए, तो भी एक सम्मानजनक तरीके से खत्म हो सकती थी ये बात। मैंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ओरिजिनल मुद्दा तो हमने उठाया, पेपर लीक पे हमारे एनएसवाई के कार्यकर्ता पिटे या यूथ कांग्रेस के लोग पिटे, और हमारे उस मुद्दे की हवा निकालने के लिए ये अब ये कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। तो राजनीति में कोई किसी को कभी क्रेडिट देने की होड़ में नहीं होता, वो खुद क्रेडिट लेने की होड़ में होता, क्रेडिट देने की होड़ में कभी नहीं रहता।
तो एक तो राहुल गांधी को ये लगा होगा या कांग्रेस पार्टी का कंसिडर्ड ओपिनियन होगा कि भाई मुद्दा हमारा है, इस मुद्दे को हाईजैक करने के लिए शायद सरकार ने उनको खड़ा कर दिया है। तो एक तो ये सोच थी उसके पीछे। दूसरी सोच ये थी कि हम अगर मान लीजिए वहां पे जाते भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी ना कर दें या राहुल गांधी के जाने को गलत तरीके से ना इंटरप्रेट कर ले। वो जाएं तो भी फंसते कि देखिए खामखा एक क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये राहुल गांधी का भी एक तरीके से का स्टाइल है। जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डिबेट चल रही थी कि अगर राहुल गांधी रामलीला मैदान पे चले जाए, वो अन्ना से रिक्वेस्ट करें कि आप अनशन तोड़ दीजिए, तो उसका फायदा हो जो सकता है था। कांग्रेस पार्टी को हो सकता था। ऐसी एक सोच कांग्रेस पार्टी के उस दौरान थी, क्योंकि मैंने उस आंदोलन को खुद व्यक्तिगत तौर पे कवर किया। जी। लेकिन फाइनली कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे। हालांकि उन दिनों राहुल गांधी का कोई बहुत इतना बड़ा कद नहीं था जितना आज हुआ है, लेकिन चूंकि सरकार मनमोहन सिंह की थी और राहुल गांधी एक मतलब कांग्रेस हाईकमान का एक सदस्य थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ये बात कही गई थी। तो ये इस आंदोलन ने राहुल गांधी का भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और जो इस तरीके के आंदोलनों की जो एक रेलिवेंस होता है या इररेलिवेंस होता है, तीनों चीज को अंडरलाइन किया। तो राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, जब वो कोटा जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बाद फिर वो देहरादून जा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक विपक्ष जो इस वक्त देश के अंदर समर्थन की उम्मीद कर रहा है, वो क्यों किसी दूसरे दल को, संगठन को या किसी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो उसमें साझेदार होना पड़ेगा। ये राजनीति का बड़ा ही ब्रूटल तरीका है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सोनम वांगचुक अगर बैठे थे तो राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए था और उनको समर्थन देना चाहिए। तो साथ ही साथ कहना चाहिए कि हमारी आपकी लड़ाई एक है, हम लड़ाई छात्रों के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो उस लड़ाई के लिए कह सकते थे कि भाई हम लड़ेंगे इसको आगे। हाँ, लेकिन अब मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इस मसले पे दोनों लगभग एक जैसे हैं। अगर सरकार की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आ जाती कि भाई नहीं, सोनम वांगचुक का हम बहुत सम्मान करते हैं, सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं हम उन पे विचार करेंगे, इतना ही कहना था। इतना ही कहना था, कोई खत्म तो होता नहीं, वो बात तो खत्म होता नहीं। अब आप देखिए, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि जब रामदेव ने अनशन का ऐलान किया तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने कौन गए थे? आधा दर्जन मंत्री लोग गए थे, आधा दर्जन प्रणब मुखर्जी जैसे लोग थे। आप सोचिए, इतने सीजन पॉलिटिशियन वो वहां पे गए, एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गए। और जब उनको लगा कि रामदेव जो है उस तरीके से उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो सरकार ने कड़ाई भी की, सरकार ने गिरफ्तार भी किया, अरेस्ट भी किया। ठीक। तो लेकिन वो जो सरकार का रिस्पांस था वो एक डेमोक्रेटिक रिस्पांस था। मेरा मानना है कि आज की तारीख में हमारी लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो काफी हद तक बदल चुकी है। अब वहां ये उम्मीद करना कि हम अनशन करेंगे, धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद मान जाएगी, हमारी मांगों को मान लेगी, वो होने वाला नहीं। आपने अन्ना के आंदोलन में आपने देखा कि जो लोकपाल बिल आया हुआ था वो लोकपाल बिल तो कभी पास नहीं हुआ, और लोकपाल बिल जो बना उसके ना हाथ है, ना पैर है, ना दांत है, कुछ नहीं। आप अकेले आदमी जो इसको अभी तक याद किए हुए, देश में तो किसी को याद नहीं लोग। लेकिन सर एक और इम्पोर्टेंट इशू, मंडे से वो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, उसमें सरकार डिलिमिटेशन बिल लाएगी कि नहीं लाएगी अभी क्लियर नहीं किया गया बिजनेस में। लेकिन जो एक बड़ा, आप इसको पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुझे समझाइए, जो जीत अपोजिशन ने पिछली बार के सेशन में 17 अप्रैल को हासिल की थी कि 54 वोटों से उसको गिरा दिया, मतलब सरकार को 54 वोटों की जरूरत थी, तो यदि उस लड़ाई को राहुल गांधी या जो भी लोग हैं वो सस्टेन करते तो आज बीजेपी की या सरकार की ये स्थिति नहीं होती कि वो इस बिल को दोबारा लाने की हिम्मत करे। अब वो करीब करीब उस पूरे ग्रुप को अपने पास ले आए हैं, तो ये क्या पॉलिटिकल फेलियर नहीं है अपोजिशन का या राहुल जी का? आप कह रहे हैं सस्टेन करते, विपक्षी खड़ा नहीं हो पा रहा है तो सस्टेन कहां से करते? नहीं, मतलब एक मौका बड़ा था ना, 54 वोट से आपने सरकार के लिए बड़ा झटका था। भारत की राजनीति बहुत तेजी के साथ बदल रही है और मैंने कहा कि इस वक्त उसकी विवेचना करना बहुत जरूरी है। जो ममता बनर्जी एक अपराजय की स्थिति में थी, उनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था, उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो चुनाव जीतने वाली हैं पश्चिम बंगाल की, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 200 सीटें भी उनको मिलने वाली हैं। वो ममता बनर्जी डिलिमिटेशन बिल के संसद में आने के 20 दिन के बाद
उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने के कगार में पहुंच गया है। उसमें विपक्ष अगर मान ली कोशिश भी करता तो भी कोई बहुत बहुत कोशिश नहीं कर सकता था वो। तो जो सवाल इस बात को लेकर ये है कि आज विपक्ष जिस स्थिति में पहुंच गया है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा है, और वैसे में राहुल गांधी को दोष देना ना देना कोई महत्वपूर्ण बात है राजनीति में। लेकिन एकजुट रहेंगे आपने क्या एक्सरसाइज की? अब ये आप देखिए, कैसे सरकार पर आरोप लगा देना या सरकार के, मैं उसमें बचाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप भी तो अपने घर को जोड़ कर रख सकते थे ना। कौन सी कोशिश, मुझे आप एक कोशिश बताइए कि भाई विपक्ष ने, राहुल गांधी को छोड़िए, कोई भी लोग हो, तो ममता जी को ही ले लें, ममता जी पहले किस उस एटीट्यूड में रही थी। तो ये जो विपक्ष का पूरा है, मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मौका था। आप डीएमके को ले लीजिए, डीएमके अलग मतलब खड़ी हुई थी बिल्कुल, अब वो भी आज उनके साथ खड़े देखे, शरद पवार साथ दिखाई दे रहे। तो विपक्ष को अपने घर को भी यदि आप ठीक नहीं रखेंगे, कोई दूसरा तोड़ रहा है, ये तो थोड़ी सी गैरवाजिब बात लगती है। देखिए, मैं यहाँ पे आपकी राय से थोड़ा सा असहमत हूँ। क्यों असहमत हूँ? इसलिए विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, क्या ममता बनर्जी अपना घर संभाल के रख पाए? क्या अरविंद केजरीवाल, वो सब शामिल है ना उसमें, वही मैं एक बात कर, क्या ममता बनर्जी अपना घर संभाल के रख पाए? वो तो पूरी, भाई कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्या उद्धव ठाकरे अपना अपना घर संभाल के रख पाए? क्या अरविंद केजरीवाल अपना अपना घर संभाल के रखे? भाई अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये तो वो लोग थे जो कहते थे हमारी पार्टी को तोड़ के दिखा दे। वो कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके की तंज कसते थे, कांग्रेस पार्टी टूटती, हमारे सांसद हमारे विधायक नहीं टूटते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 7 सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट गए, ममता बनर्जी के 20 से ज्यादा सांसद टूट गए, 60 से ज्यादा विधायक टूट गए। तो जो इस वक्त का राजनीतिक माहौल है और जिस तरीके जो सरकार है वो जिस तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर पा रही है, उसमें एक ऐसे सांसदों या विधायकों के लिए अपनी जमीन को बचाना पाना लगभग असंभव हो गया है, जिन्होंने कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत किया। और सबको लगता है यार कि अगर हम अभी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तो हो सकता है कल मेरे घर ईडी आ जाए, पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, किसी मामले में मुझे फंसा दिया जाए और उसके बाद मैं जेल में चला जाऊं, तो मेरी तो पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा बीजेपी के साथ चले जाइए। ये भी एक माहौल है। अब ऐसा नहीं कि सिद्धांत के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज टूट रही, बिल्कुल नहीं। कोई सिद्धांत को कोई लेना देना नहीं है। और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनका सिद्धांत से तो दूर दूर का कोई लेना देना नहीं, विचारधारा का दूर दूर तक कोई लेना देना है। अब देखिए, एनसीपी फंस गई है। शरद पवार इतने बड़े चाणक्य माने जा रहे हैं, हम क्या ये शरद पवार के बारे में कहें कि अपनी पार्टी नहीं बचा पाए? लेकिन वहां भी एक झंझावात शुरू हो गया है कि पार्टी को एनसीपी से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी के समर्थन जाना चाहिए, नहीं चाहिए। सुप्रिया सुले जो कट्टर बीजेपी विरोधी हैं, जो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहती, उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि 50% का फार्मूला कर लेके एकदम करेंगे। जहां तक डीएमके का प्रश्न है, कल उनकी बड़ी अच्छी फोटो आई है, आप अभी आप हाँ, 50 उस पे जा रहे हैं, योगी जी और सुप्रिया सुले जी की। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो अब जहां तक जो लोग डीएमके का प्रश्न खड़ा करते हैं, देखिए ये राजनीति के कैलकुलेशंस हैं। डीएमके अगर साथ होती तो क्या होता? क्या डीएमके अगर ऐसी स्थिति में होती तो कांग्रेस का साथ देती या ना देती? भाई ये वही डीएमके थी जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में बहुत मजबूत स्थिति में थी, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। लेकिन वही डीएमके जिसने जैन कमीशन के मसले पर पूरा यूनाइटेड फ्रंट उनके साथ खड़ा हुआ था, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी उस दिन उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का साथ छोड़ दिया। तो डीएमके का भी एक ऐसा इतिहास है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में कैलकुलेशंस अपने इंटरेस्ट को लेकर हो सकता वो अब उनको लग रहा हो कि कांग्रेस पार्टी का हमें ये फैसला करना चाहिए या हमको इस दिशा में जाना, हो सकता है वो फैसला गलत हो, लेकिन उनको लगा कि भाई हम अगर टीवीके के साथ जाएंगे तो उनको उनकी कैबिनेट में उनको मंत्रियों को जगह मिल रही है और हो सकता है विधानसभा, वो उनका फैसला है, मैं उस पर, ये तो राजनीति का। लेकिन क्या इस सवाल को ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से समझें कि ये जो बिल है इस पे कांग्रेस ने मिसकैलकुलेट किया है, जब पूरा देश वहां पर साथ दिखाई दे रहा है, और डिलिमिटेशन तो होना ही चाहिए ना। नहीं मिसकैलकुलेट नहीं, सरकार है वो डिलिमिटेशन करती है अपने हिसाब से, कोई भी सरकार हो, इसमें भी कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही। तो क्या विजय जी एक बात समझना चाहता हूं कि इसको विरोध करके कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी? नहीं, बल्कि मुझे तो हमेशा लगता है कांग्रेस पार्टी विरोध करके ही मजबूत हो सकती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में जो अपोजिशन का स्पेस है वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे लूज करती हुई जा रही है। उनके बारे में इंप्रेशन बन रहा है कि वो सरकार के दबाव में आके या डर के आगे कोई बड़े फैसले सरकार के खिलाफ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अकेली है जो लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है।
अब जैसे डिलिमिटेशन का प्रश्न, इसका दूसरा पहलू क्या है कि जब जीएसटी आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था, नहीं किया था? जब न्यूक्लियर डील की बात हो रही तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था, नहीं किया? जबकि दोनों ही वो फैसले जो देश के हित में फैसले थे। बाद में उसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रहते जीएसटी का विरोध किया था, वही अब जीएसटी के लागू करने का क्रेडिट ले रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि जो एक बहुत क्रांतिकारी रिफॉर्म अपने आप में, जिस न्यूक्लियर डील की वजह से भारत को फायदा हुआ, क्योंकि आज आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, अब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब उसका कितना विरोध किया गया, क्या तर्क दिया गया कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम है सरकार को लगातार टेंटर हुक पे रखना, लगातार सरकार से सवाल पूछना। तो आज हम ये उम्मीद करें कि सरकार डिलिमिटेशन बिल लेकर आएगी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर देगी, तब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। तो विपक्ष की जो अपनी भूमिका है या कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में जो भूमिका है, वो अपनी उस भूमिका को या अपने उस किरदार को निभा रही है और उसमें कुछ भी गलत मुझे दिखाई नहीं पड़ता। सरकार को लगातार अकाउंटेबल बनाए रखना या उसको टेंटरहुड पे बनाए रखना, ये उसका काम है। अब बाकी के जो विपक्षी दल है, क्या वो अपनी उस भूमिका को निभाने में के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा है या श्रद्धा नहीं है? उनको ये लगता है कि आज की तारीख में हमारी पार्टी बच जाए तो अब हमारी राजनीति बचेगी। और सबके सामने ममता बनर्जी का उदाहरण एक ऐसा बड़ा उदाहरण हो गया है कि अब सबको मन ही मन में भयानक तौर पर डर और कंपन लग रहा होगा। सबको लग रहा होगा यार, अगर ममता बनर्जी की पार्टी बिखर सकती तो हम भी बिखर सकते। ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आपको लग रहा है कि अब विपक्ष का जो एक पूरा खेमा था वो ही खत्म हो जाएगा, केवल कांग्रेस वहां पर खड़ी दिखाई देगी, यदि मोटे तौर पर देखें तो? क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियां, कितनी पार्टियां खड़ी रह पाती हैं, कितने अपने आप में सांसदों विधायकों को बचा पाती हैं? तो दोनों के लिए फायदेमंद बात है, ये तो चाहते ही है कांग्रेस और बीजेपी। मैंने कहा ना, कांग्रेस भाई जो मजबूती के साथ लड़ेगा विपक्ष की भूमिका में, लोग उसके साथ जाएंगे, क्योंकि इस देश का हर आदमी तो बीजेपी का समर्थक नहीं है या नरेंद्र मोदी का समर्थक तो नहीं। एक बहुत बड़ा तबका है जो उनकी पॉलिसी से, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। अगर उस सरकार से लड़ते हुए अगर कोई दिखाई पड़ेगा तो जाहिर सी बात उसका समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर आप लड़ने की जगह अगर आप डरते हुए दिखाई पड़ेंगे तो फिर आपको समर्थन कहां से मिलेगा? अब जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ, वहां बीजेपी भी भूमिका बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को सर्वाइव करना है तो बीजेपी से लड़ना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि, और या ममता बनर्जी को अगर सर्वाइव करना है पश्चिम बंगाल के अंदर तो हर हालत में बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर वो बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, लड़ेगी, तो उसकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ये एक डिलेमा है। कांग्रेस के साथ क्या है कि 4 राज्यों के अंदर उनकी सरकार है, 2 अलग अलग राज्यों के अंदर उनका अपना सरकार में साझेदारी है, 99 सरकार है, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कहीं ज्यादा कहीं कम उनका काडर है और वो उनके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है लड़ने की। भाई कांग्रेस ये कह सकती है भाई हमने तो अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई लड़ी, हम तब नहीं झुके, हम आज नरेंद्र मोदी के सामने क्यों झुके? ठीक है, हम चुनाव हार रहे हैं तो हार रहे हैं, चुनाव हारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जो विपक्ष की अपनी भूमिका है वो तो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आज नहीं कल इस सरकार को जाना होगा, तो वो अपने उस प्रेमाइस पे काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये कहना कि अपोजिशन ये सारा काम कर रहा है वो सब है, लेकिन कई मौके ऐसे मैं देखता हूँ कि जब ये सब दिखावा लगता है मुझे। अभी एक बड़ा बिल हुआ जो सरकार लेकर आने वाली थी, अमेंडमेंट बिल संविधान में, कि जो 30 दिन तक अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जेल में रहता है, चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनकी सदस्य मतलब जो कुर्सी है वो चली जाएगी। फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया काफी विरोध के बाद कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन और अब मेरे को जो खबर मिली है कि वो सरकार इस बार ला नहीं रही है, वो कमेटी की रिपोर्ट इस बार नहीं रखी जा रही संसद में। तो ऐसा नहीं लगता कि जब खुद के गले में घंटी बांधने की बात हो तो सब पार्टियां एक साथ हो जाती है वैसे बाहर दिखने के लिए? क्योंकि ये दूसरा मौका मैं देख रहा हूँ। एक मौका हुआ था इसी सरकार के बीच में जब FCRA का और FEMA का एक बिल अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें वो तो मतलब पीछे के हिसाब से कर दिया गया था कि जो विदेशी चंदा है वो राजनीतिक दलों को मिले, उसको एक तरह से परमिशन दे दी थी। तो खुद को बचाने की बात हो तो सब साथ हैं, देश को बचाने की बात हो तो अलग अलग। विजय जी, हमारी जो राजनीतिक जो जिसे कहते हैं ना माहौल है, उसमें इस तरीके का बिल अगर संसद से पास हो गया तो जो सत्ता में है उसके लिए अपने विपक्षी को फंसाना सबसे आसान काम होगा और उसकी राजनीति ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसलिए मैं तो ऐसे किसी बिल के पक्ष में नहीं हूं। मैं भी इसके समर्थन में हूं, लेकिन एक जो सिस्टम
हाँ की बात बिल्कुल, कर मैंने रहा हूँ। तो ये इस बात को सब लोग समझते हैं कि अगर ये बिल आ गया तो आज की तारीख में आप किसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दीजिए, वो उसमें लड़ता रहेगा 5 साल तक, लेकिन उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ 30 दिन तो जेल में डालना है। और अरविंद केजरीवाल तो 6 महीने जेल के अंदर है, संजय सिंह भी 6 महीने जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया करीब पौने पौने 2 या सवा साल तक जेल के अंदर रहे, जयललिता जेल के अंदर रही, तो करुणानिधि जेल के अंदर गए। तो अगर ऐसा कोई कानून, देखिए लोकतंत्र जो है वो कानून से तो चलता है, लेकिन कानून से ज्यादा कन्वेंशन पे चलता है, आपसी भरोसे पे, कि सत्ता पक्ष विपक्ष को मालूम है कि ये एक मिनिमम लक्ष्मण रेखा है, इसके बाद कोई क्रॉस नहीं करेगा। हम जानबूझ के एक दूसरे के खिलाफ केसेस नहीं करेंगे, हम जानबूझ के किसी को जेल के अंदर नहीं डालेंगे। तो कुछ कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। आज अगर वो सारी लक्ष्मण रेखाएं अगर क्रॉस हो रही हैं, विपक्ष के मन में अगर ये डर है कि ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा, भाई अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे थे, क्या वहां लक्ष्मण रेखा का पालन किया गया? मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया, और मुख्यमंत्री ने भी क्या लक्ष्मण रेखा का पालन किया? क्या आप कहते हैं मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा? तो लक्ष्मण रेखाएं जब लांघी जा रही हो, तो वैसे में अगर ऐसा कोई कानून आ जाए कि 30 दिन तक किसी को जेल के अंदर रखना है और फिर उसके बाद उसकी राजनीति पर दिक्कत पैदा हो जाए, तो वो तो बड़ा खतरनाक होगा। तो इसलिए मैंने कहा कानून बिल को मैं भी समर्थन नहीं करता, मैं तो एक पॉलिटिकल बिहेवियर पर आपकी राय नहीं, मैं आपकी राय से सहमत हूं। मैं कड़े कानून बनने चाहिए, लेकिन अगर उन कड़े कानूनों का अगर दुरुपयोग हो जाए, भाई यूएपीए कानून बना आतंकवाद से लड़ने के लिए, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? पीएमएलए कानून बना, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है ना। तो अगर कोई चीज का दुरुपयोग हो रहा है और यह संभावना है, तो मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद। व्यस्तता के बीच में वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए और आपकी यात्रा शुभ रहे, और हिंदुस्तान को याद रखिए। धन्यवाद, 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 शुक्रिया।